आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में। हम सब ने हाल ही में न्यूज में सुना कि भारतीय थल सेना किस प्रकार से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के मार्क 3 वेरिएंट को लेकर के इंटरेस्टेड है, जिसको हम लोग पिनाका मार्क 3 के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन अब इसमें एक काफी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। दरअसल भारतीय थल सेना इकलौती नहीं है जो इस प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही है, न ही भारतीय थल सेना इकलौती है जो इसे अपनी सर्विस में इंडक्ट करना चाहती है, बल्कि इसमें एक फॉरेन गेस्ट की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर हम अर्मेनिया की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अर्मेनिया से बढ़ के भी एक और देश है जो इसे बड़ी संख्या में खरीदना चाहता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में आपको वो रिपोर्ट तो याद होगी जो फ्रेंच मीडिया की तरफ से ये कहा गया था कि वो भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को लेकर इंटरेस्टेड है और इसके लिए भारत से जो डिस्कशन है इसकी शुरुआत भी हुई है। हालांकि ये डिस्कशन डील को लेकर नहीं हुई थी, सिर्फ फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर हुई थी। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये कंफर्म हो चुका है कि फ्रेंच आर्मी ने सामने आकर के अपना जो इंटरेस्ट है ये व्यक्त किया है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर वेरिएंट को लेकर के ही इनका इंटरेस्ट है। आइए जानते हैं वो वेरिएंट कौन सा है। दरअसल इस समय फ्रेंच आर्मी पिनाका की जो डेवलपमेंट है उसको काफी ज्यादा ट्रैक कर रही है और उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी है। इस समय फ्रेंच आर्मी की नजर पिनाका मार्क 3 प्रोग्राम पर टिकी हुई है, जो कि पिनाका का सबसे एडवांस वेरिएंट माना जाता है। और इसकी क्षमता है वो ये है कि ये 120 से लेकर 130 किलोमीटर की दूरी तक जो प्रिसीजन स्ट्राइक है वो कर सकता है। और यही कारण है कि फ्रेंच मिलिट्री जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी कैपेबिलिटी में गैप है उसको फिल करने के लिए पिनाका की तरफ अपना रुख किया है। पिनाका को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ARDE की तरफ से विकसित किया गया है और पिनाका सिस्टम 1980 के दशक से लेकर आज तक बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। करंट सर्विस की बात करें तो इस समय पिनाका के 75 से लेकर 90 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले जो वेरिएंट है ये ऑपरेशनल है, जिन्हें हम गाइडेड पिनाका के नाम से भी जानते हैं, जो कि इनर्शियल नेविगेशन GPS इंटीग्रेशन का यूज करते हैं हाई एक्यूरेसी और प्रेसिजन स्ट्राइक्स को प्राप्त करने के लिए। वहीं अगर हम ऑनगोइंग मार्क 3 वेरिएंट की बात करें तो ये फर्दर इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है, जहां पर ये 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि अगर हम देखें तो इसकी रेंज 130 से ज़्यादा भी हो सकती है और ये सब अचीव किया जाएगा इसके इनहैंस्ड प्रोपल्शन और गाइडेंस किट की मदद से। लेकिन अगर हम फ्रेंच इंटरेस्ट की बात करें तो वो लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और वो पिनाका को लेकर भारत के साथ जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और वो इसके लिए बारीक से बारीक जो जानकारी है वो प्राप्त करने के प्रयास में है। पहला ऑफिशियल ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला था 2024 में, जब फ्रांस की एक टीम ऑलरेडी भारत में थी और उन्होंने पिनाका को इंस्पेक्ट किया था और यही चीज़ हमें 2025 के मध्य में भी देखने को मिली थी। आपको याद ही होगा कि ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिशेव ने कंफर्म किया था कि ये जो सिस्टम है ये उनकी नज़र में है और इस समय फ्रेंच रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये पूरी तरीके से एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। पिनाका की आज की कैपेबिलिटी तो इम्प्रेसिव है, लेकिन पिनाका एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। कारगिल वॉर में ऑलरेडी पिनाका की कैपेबिलिटी दुनिया ने देखी, जहां पर ये 44 सेकंड के अंतर्गत 12 रॉकेट को फायर करके पाकिस्तानियों के ऊपर मौत बन के बरसा था। और यहाँ पर उसकी जो CEP थी यानी सर्कुलर एरर प्रोपेबल वो 10 मीटर से भी कम का था, जो कि बैटलफील्ड के लिए इस सिस्टम को एक आइडियल सिस्टम बना देता है। और इसीलिए फ्रांस सिर्फ आज की परफॉर्मेंस को देखकर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि भूतकाल में पिनाका की जो भी परफॉर्मेंस रही है उसको वो शुरुआत से ही एनालाइज करने में लगे हैं और यही कारण है उनके इंटरेस्ट का। अब देखना यह है कि क्या भारत उनके इस इंटरेस्ट को एक डिफेंस डील में कन्वर्ट कर पाता है या नहीं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो कि निसंदेह आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेगा और बड़ी संख्या में इनको इंडक्ट भी किया जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट का होना और बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट का अवेलेबल होना दोनों अलग चीज है। और इस बार भारत ने एक प्री एक्टिव अप्रोच जो है वो अपनाई है, जहां पर आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अब DRDO की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है जो कि निस्संदेह आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना की तो काफी मदद करने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहां एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोटोटाइप है वो तैयार किया जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर है इनके यूज किए जाने पर काम हो रहा है।
यहाँ पर ये एक बड़ा माइलस्टोन ही है जो आप कह सकते हैं एमका के क्षेत्र में हमें अचीव हुआ है, जहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए, इनका रखरखाव करने के लिए एडवांस एआई का यूज़ किया जाएगा और डिजिटल मेंटेनेंस फीचर्स का यूज़ किया जाएगा, ताकि 75% से ज़्यादा जो फ्लीट अवेलेबिलिटी है ये बनाई रखी जा सके। और किसी भी विषम परिस्थिति में 75% फ्लीट अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भारत हमेशा एक स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा। दरअसल इसको भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां पर हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में एक प्रेडिक्टिव जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, जो कि अलाउ करेगा कि एयरक्राफ्ट अपने हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर कर सकता है और पोटेंशियल जो इश्यूज आ सकते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनकी जानकारी दे सकता है। और निस्संदेह ये जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन अप्रोच है ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, जहां पर जो फॉल्ट्स हैं उनको फ्लैग करना, उनको रेक्टिफाई करना ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और इसके चलते जो इनको मेंटेन करने में समय लगेगा वो भी कम होगा और हमें जल्दी से जल्दी जो कोर इश्यूज हैं इनकी नॉलेज भी हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बड़े पैमाने पर होने वाला है और रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग तो आपको पता ही है कि आजकल मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में कितनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी और ये एम का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हमें ये सब होता दिखाई पड़े। ये चीज़ें ऑलरेडी हमें F-35 जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलती हैं और यही चीज़ें अब हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलने वाली हैं। अब हमने शुरुआत में आपसे ये क्यों कहा कि ये गेम चेंजर हो सकता है, उसके पीछे का एक कारण है। अभी तक भारतीय वायुसेना 42 एक्टिव स्क्वाड्रन को टारगेट करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब ये लक्ष्य 50 से भी ज्यादा का होने वाला है, यानी कि बड़ी संख्या में इन्हें एमका और तेजस मार्क 2 के नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे और फिर फ्लीट अवेलेबिलिटी हमारे लिए एक चैलेंज हो सकती है। और उसी चैलेंज को टैकल करने में ये जो इनोवेशन है ये हमारी काफी मदद कर सकता है। इस पर बात करते हुए डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि हम तो ये तक प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो चीजें हैं उन्हें इतने बारीकी से परखा जाए कि किसी भी मिसहैप की कोई संभावना ही ना रहे, क्योंकि एआई का इंटीग्रेशन हमारे लिए हमारे समझ लिए 4 हाथ होने जैसा है, जहां पर हम अपने काम को और ज्यादा अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो हम तो फिलहाल यही आशा करेंगे कि जो भी यहाँ पे प्लान किया गया है उसे अच्छे से पूरा किया जाए। हालांकि एमका की टाइमलाइन की बात करें तो 2028 में रोल आउट और 2028 के अंत तक या 29 की शुरुआत में पहली उड़ान की तैयारी की जा रही है और उसके बाद सिलसिलेवार ट्रायल से ही गुजरेगा और 2035 तक जो मार्क 1 वेरिएंट है इन्हें ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जबकि एमका मार्क 2 की टाइमलाइन पूरी तरीके से इंजन डेवलपमेंट पर आधारित है। जितना जल्दी इंजन डेवलप हो जाएगा उतने ही जल्दी उनका डिप्लॉयमेंट भी होगा। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये अप्रोच अच्छी है आपकी नज़र में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।